तो कई सारे सवाल हैं जो दिल्ली में उठे, जिसमें आम आदमी पार्टी के प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल साहब की जमानत और उसके इर्द गिर्द हो रही सियासत, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और उसके आजू बाजू में पानी और तमाम चीज़ें दिल्ली में मुद्दा बनी हुई हैं। तो आज चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता हरीश खुराना, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता पवन शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी, राजनीतिक विश्लेषक संजीव कौशिक और वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सवाल तो मैं लेना चाहता था पहला आम आदमी पार्टी से, लेकिन उनके प्रवक्ता फिलहाल अभी जुड़ नहीं पाए हैं। तो हरीश खुराना साहब, आपसे सवाल। आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है, हालांकि वो ईडी की बात करते हुए आप तक पहुंच रही, कि ऐसी क्या जल्दी थी कि ऑर्डर भी कोर्ट का आने नहीं दिया और उससे पहले ही ईडी जो है वो हाई कोर्ट में पहुंच गई। देखिए, क्योंकि मामला सब जुडिस है, मैं उस पर ज्यादा कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन सवाल दो तीन चीजें उठती हैं। कल जिस प्रकार से लोअर कोर्ट ने फैसला किया और जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी जश्न मना रही थी और कह रही थी कि सत्य में जयते हो गया, तो ये दिखाता है कि कहीं वो एक्विट हुए थे या एक जमानत पे बाहर आए थे। सवाल ये उठता है, जब वही अदालतें, कल लोअर कोर्ट ने फैसला दिया, आज माननीय हाई कोर्ट ने उसके ऊपर स्टे लगाया, तो आज आप आरोप कर रहे हैं कि ये तानाशाही है, ये ईडी के द्वारा जिस प्रकार से किया गया, ये मोदी जी द्वारा किया गया। ये सब जो तमाम बातें हैं, कानून अपना काम कर रहा है, ये समझना होगा हम लोगों को। कानून के तहत कार्रवाई हो रही है, कानून के तहत इनको बेल मिली थी और कानून के तहत पूरा अख्तियार था ईडी को हायर कोर्ट में जाने का। वो लोग गए और कानून के तहत ही माननीय न्यायालय ने, हाई कोर्ट ने उनको अभी स्टे दिया है। अब वो क्या करेंगे, कोर्ट में क्या फैसला आएगा क्या नहीं आएगा, वो तो वक्त बताएगा। लेकिन सवाल आज ये भी उठता है, जो अपने आप को कहते हैं कि इस केस में तो कुछ दम नहीं है, क्योंकि संजय सिंह ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि ईडी के पास अब कोई दम नहीं है। तो ये जवाब भी फिर उठना चाहिए और इस सवाल भी पूछा जाना चाहिए कि पिछले 1.5-2 साल से इसी केस के अंदर माननीय मनीष सिसोदिया जी जेल के अंदर है, उनको सुप्रीम कोर्ट ने बेल नहीं दी और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि 300 करोड़ से ऊपर का मनी ट्रेल कहीं ना कहीं पकड़ा गया है। तो उस पर भी तो कोई कमेंट आना चाहिए। ये तो हो नहीं सकता कि मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू, ये तो होगा नहीं। कानून आपके हिसाब से नहीं चलेगा। कानून इस देश के अंदर कानून मान्य होता है, उस हिसाब से कार्रवाई होगी। इसलिए मेरा कहना है, ये सब जो बातें हैं कि वेंडेटा पॉलिटिक्स हो रही है, ये तो हम पिछले 2 साल से सुनते आ रहे हैं। लेकिन जो तमाम इनके लोग हैं, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, चाहे विजय नायर हो, तमाम ऐसे लोग हैं जब उनकी बेल नहीं होती है उस पर ये चुप्पी साध जाते हैं। और जब माननीय न्यायालय, लोअर कोर्ट, अब किस कारणों से उन्होंने बेल दी, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, क्योंकि उन्होंने टिप्पणी भी करी है कि बहुत सारे पेपर्स हैं, वो इतने सारे पेपर्स हैं वो नहीं पढ़ सकते। तो मैं एक लाइन भी उसमें से पढ़ के आपके दर्शकों को सुनाना चाहता हूँ। वो एक लाइन बहुत महत्वपूर्ण है कि इट इज इम्पॉसिबल टू गो थ्रू दीज डॉक्यूमेंट्स ऑफ पेजेस ऑफ डॉक्यूमेंट एट दिस जंक्चर। इसके बावजूद अगर बेल दी तो कानून, न्यायालय, माननीय न्यायालय का हमें सम्मान करना चाहिए। और अगर हाई कोर्ट ने भी अगर उनको स्टे दिया है तो हमें उसका भी सम्मान करना चाहिए। डबल स्टैंडर्ड नहीं अपनाना चाहिए। ठीक है, पवन शर्मा साहब जुड़ गए हैं फाइनली। पवन जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? चलिए कोशिश करते हैं। दिखाई दिए थे मुझे, लेकिन शायद आवाज अभी उन तक नहीं पहुंच रही है। यहाँ पर चलिए, अब सतीश जी हैं हमारे साथ, हर्षवर्धन जी, ये बात को आगे बढ़ाते हैं। सतीश जी, आम आदमी पार्टी की तरफ से दलील ये आ रही है कि तानाशाही है और बिना ऑर्डर के चले गए, और दूसरी तरफ एक बात ये भी है कि भाई अब ईडी तो इसीलिए तो है ना, वो जांच ही तो कर रही थी, वो तो मान के चल रही है कि आपने गलत किया, गिरफ्तारी की, पहले 9 समन भेजे, फिर ऑर्डर किया, और वो तो जाएगी, ये उसका स्वाभाविक काम है कि वो बड़े कोर्ट में जाके अपील करेगी। उस पर क्यों आपत्ति होनी चाहिए? पवन साहब जुड़ गए क्या? ये सवाल वैसे मैं उनसे लेना चाहूंगा। पवन जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, मुझे आवाज आ रही है जी। तो मैं ये कह रहा था सर कि आपकी पार्टी कह रही है कि बिना ऑर्डर का इंतजार किए ईडी तुरंत पहुंच गई हाई कोर्ट में, तो वो प्लस बीजेपी को भी आपने इसमें आरोप लगाया कि ऐसी क्या जल्दी है। लेकिन स्वाभाविक रूप से ईडी जाएगी, ये तो उसका काम है, वो तो एजेंसी है जो जांच कर ही रही है और वो कह रही है, वो आरोप लगा रही है, तो वो अगली अदालत में जाएगी, उसमें क्या गलत? बिल्कुल। देखिए, आपको और आपके सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार। हमको ये देखना पड़ेगा कि पीएमएलए जैसे धारा में, कानून में पहली बार
बेल मिलना, वो भी लोअर कोर्ट से बेल मिलना बहुत बड़ी बात है। और लोअर कोर्ट के जो ऑब्जर्वेशन थे उसको भी हमको देखना बहुत जरूरी बन जाता है। जब कोर्ट का कहना था, ईडी से तीखे सवाल पूछे गए कि आप बताइए कि आपने जो आरोप लगाए, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम के आपने आरोप लगाए, आपने रिकवरी के आरोप लगाए, तमाम सारी बातें करी, तो सारा का सारा केस ऐसा लगता है कि आप ईडी को कहा कि आप बाइस्ड लगते हैं। क्योंकि उन्होंने कहा कि बहुत सारे सबूत मांगे कि बताइए आपने जो क्लेम किया है कि पैसे का लेन देन हुआ, तमाम सारे क्लेम जो ईडी ने किए थे उसके सबूत ईडी कोर्ट के सामने रख नहीं पाई। इसकी वजह से ऐसा हुआ कि देखिए, पीएमएलए कानून में दो ही वजह से बेल मिलती है। पहली बात तो यह, या तो ईडी कहते हैं कि हम इनको बेल देना चाहते हैं, शरद रेड्डी की तरह का बेल बॉन्ड दे दीजिए, इलेक्टोरल बॉन्ड दे दीजिए तो बेल मिल जाएगी। इस तरह की बातें करने से बेल मिलती है, या फिर कोई सबूत नहीं मिलता उसके बाद बेल मिलती है। क्योंकि अब बेल के मौके पे कम से कम माननीय कोर्ट को यह सेटिस्फाई करना होता है कि इस अभियुक्त ने कोई भी गुनाह नहीं किया। तो लगभग बेल मिलने का मतलब है कि लगभग आप बरी हो गए, ये कह सकते हैं, लगभग आसान शब्दों में किया जाए तो। इससे यह प्रतीत होता है कि भारतीय जनता पार्टी की संचालित ईडी एक्सपोज हो गई, लगातार एक्सपोज पहले दिन से होती आ रही है। जब कई बार न्यायालय ने पहले भी कहा कि या तो आप कोई सबूत लेके आइए, नहीं तो आपका केस ट्रायल में 2 मिनट भी ठहरेगा नहीं। तो आज तक ईडी सबूत नहीं दे पाई। हम जो पहले दिन से कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की संचालित ईडी का जो केस है वो सारा फर्जी केस है। फर्जी केस हमारे नेताओं को फंसाने की साजिश भारतीय जनता पार्टी और ईडी के साथ मिलकर जो चल रही थी वो दिनों दिन एक्सपोज होती जा रही है। और देखिए, बड़ी बात हो जाती है कि जब लोअर कोर्ट का फैसला वेबसाइट पे अपलोड भी नहीं हुआ, प्रोनाउंस भी नहीं हुआ, उससे पहले ईडी हाईकोर्ट चली गई। क्यों चली गई? क्योंकि उनको ये मकसद था कि देखिए, जांच करना, ऐसा लगता है कि ईडी का मकसद तो था ही नहीं। ईडी का मकसद था किसी भी तरह से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को किसी भी तरह से जेल में रखा जाए। नहीं तो सोचिए, ऐसा कब होता है कि जब वेबसाइट में फैसला भी नहीं आता, फैसला प्रोनाउंस भी नहीं होता, तो आप उससे ऊपर वाले कोर्ट में चले जाते हैं सिर्फ इसलिए कि आपको बेल को रद्द करना है। तो भाई, आपको ना तो कोर्ट पे भरोसा है, ना तो आपने कानून में भरोसा है। तो ये वही लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट के 5 बेंच ने फैसला दिया था दिल्ली सर्विसेज बिल पे, तो भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है, उनके फैसले को बदल दिया। तो ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की साजिश बहुत बड़ी एक्सपोज हुई है और लगातार एक्सपोज हुई है। हम पहले से कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को कोर्ट पे पूरा भरोसा है। कोर्ट नहीं तो कोर्ट आपको जब, ठीक है, आपने कहा 2-3 बातें यहाँ पर, ठीक है, आपको कोर्ट पे पूरा भरोसा है। आप लोअर कोर्ट कहूंगा या राउज एवेन्यू या ईडी कोर्ट ने कहा कि बायस लग रहे, वो सारी बातें सही हैं। लेकिन अब जो मामला गया वो भी तो हाई कोर्ट में गया, वो भी कोर्ट है, ये भी कोर्ट थी, वो भी कोर्ट है, ये उससे बड़ी कोर्ट है। आप कह रहे हैं हमें कोर्ट में भरोसा है, तो अब वो ईडी का काम है, वो लेके जाएगी। मुझे लगता नहीं उस पर किसी को कोई आपत्ति होनी चाहिए। ये एक बात कह रहा हूं, ये प्रक्रिया है कि डेफिनेटली उसका तो काम ही है, वो तो जांच कर रही है। वो जांच सही है, गलत है, बायस्ड है, ये अपने आप में एक अलग बात है। अब हायर कोर्ट में गया तो ये जो बात आप कह रहे हैं, ये बात हाई कोर्ट भी कह सकता था, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं, हम इसको सुनेंगे, और जब तक हम इसको सुन रहे हैं तब तक आप इस पे होल्ड समझिए या इसको होल्ड मानिए। हर्षवर्धन जी, हाई कोर्ट, अगर आप लोअर कोर्ट को मान रहे हैं तो क्या आपको हाई कोर्ट को भी मानना चाहिए? उन्होंने कहा 1-2 दिन में हम सुना देंगे, हो सकता है कि वहां से भी जमानत मिल जाए, नहीं मिले, अभी सब जुडिस है, हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन दोनों ही कोर्ट है और दोनों ही जगह न्यायाधीश बैठे हैं, दोनों ही जगह दलीलें हो रही हैं, दोनों ही जगह से कुछ ना कुछ फैसला आएगा। तो अगर एक कोर्ट मान्य है तो दूसरी क्यों नहीं? देखिए विभिन्न, मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा प्रश्न यही है, राजनेताओं ने जिस तरह से कोर्ट को अपने पक्ष या विपक्ष में निर्णय आने पर कोर्ट को कटघरे में खड़ा करना शुरू किया है, ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं। न्यायालय भी कई बार ऐसे निर्णय देते हैं कि वो लगता है कि जैसे कोई एक उस निर्णय के जरिए कोई संदेश भी देना चाह रहे हैं। अब सर्वोच्च न्यायालय ने जब निर्णय सुनाया था तो आपको ध्यान में होगा कि बड़ी कंडीशंस लगाई गई। कहा गया था कि 5 साल में चुनाव आता है, फ्री एंड फेयर सबको मिलना चाहिए, एक बराबर मौका मिलना चाहिए, लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। एक पार्टी के मुखिया है और बाहर आकर क्या हुआ, जो अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि हम इस तरह की कोई बात नहीं करेंगे, हम उसका कोई दुरुपयोग नहीं करेंगे, वो खूब जमकर दुरुपयोग हुआ। और क्या क्या हुआ ये सबको पता है। हालांकि दिल्ली के नतीजों ने बता दिया कि अरविंद केजरीवाल के जेल जाने से दिल्ली की जनता कतई नाखुश नहीं है। उनको लगता है कि अरविंद केजरीवाल इसमें शामिल है, लेकिन ये जनता के लगने से, हमारे लगने से या आपके लगने न लगने से नहीं होगा। ये कहां तय होगा? ये तय होगा अदालत। अदालत में तब तय होगा जब ट्रायल चलेगा। ट्रायल चलने के बाद, बाकायदा चार्जशीट के बाद ट्रायल चलेगा, उसमें दोनों तरफ से जीरा होगी, और तब जाके वो फाइनल मसला आएगा सामने कि किस तरह से वो सही है या गलत है। अब कल का निर्णय बड़ा कमाल का है। जो न्यायाधीश महोदय की तरफ से, जो अभी हरीश खुराना जी ने भी एक लाइन पढ़ी,
अब उसमें ये दिख रहा है कि इतना कुछ पढ़ने का समय नहीं है आज निर्णय। अब मुझे तो ये नहीं समझ में आता निचली अदालत में इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई गई। एक दिन और हो सकती थी बहस, ऐसा तो कुछ था नहीं, फ्राइडे को हो जाती। अगर वो सारे ग्राउंड एकदम दुरुस्त होते, और मैं ये कह रहा हूं कि न्यायालय के बीच का मसला है, वो जो तय करे वही मानना चाहिए, जैसे हमने सर्वोच्च न्यायालय को स्वीकार किया। अगर वो सारे ग्राउंड सही होते तो आज हाईकोर्ट पहली फुर्सत में ईडी को डांट कर भगा देता और कहता कि भाई जब निचली अदालत ने दिया तो आप क्यों आ गए। वहां जो एसजी राजू ने कहा है उसको दिल्ली हाईकोर्ट ने एक्सेप्ट किया है, और सुनवाई के बाद उन्होंने कहा कि अब हम 2-3 दिन के बाद निर्णय सुनाएंगे। अब अगर 2-3 दिन के बाद हाईकोर्ट निर्णय सुना सकता था तो निचली अदालत को भी थोड़ा समय लेना चाहिए था। और एक सवाल मेरे मन में हमेशा आता है, ये जो अरविंद जी अपने लिए कर रहे हैं, मनीष सिसोदिया के लिए क्यों नहीं कर पाए। बार बार कहा जाता है कि मनीष जी को जेल में रखा गया है, कई तरह की कॉन्स्पिरेसी थीरीज होती हैं, मैं उनमें यकीन नहीं रखता हूं, लेकिन ये सवाल तो उठता है ना कि अरविंद केजरीवाल को इतनी जल्दी जल्दी जमानत मिल जा रही है, या जमानत के लिए कर ले रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय से लोअर कोर्ट तक। मनीष सिसोदिया को हेल्थ ग्राउंड के अलावा जमानत नहीं मिली आज तक। तो आप जरा सोचिए, ये भी जरा सोचने की बात है। न्यायालय में जो हो रहा है वो तो न्यायालय में तय होगा, लेकिन ये दोनों सवाल मेरे मन में आते हैं। ठीक है, इसके लिए आऊंगा पवन जी आपके पास, लेकिन फिलहाल मैं सतीश जी के पास जा रहा हूं। सतीश जी, दो चीजें, एक तो जो यहाँ पर अभी हर्ष जी ने कही कि 1-2 दिन और हो जाता, लेकिन अगेन कोर्ट का मामला है, न्यायालय का मामला है, तो ये उनके क्षेत्र अधिकार की चीजें, उस पर टिप्पणी नहीं की जा सकती। हाई कोर्ट ने भी चीजें सुनी, दलील दी। अब लोअर कोर्ट में जो हुआ कि बहुत सारे ग्राउंड्स उन्होंने गिनाए, अपार्ट फ्रॉम ये एक लाइन अभी पढ़ के सुनाई, एक अलग बात है कि इतने दस्तावेज नहीं पढ़ेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि इससे ज्यादा समय हम नहीं दे सकते। अगर आज तक आपने जितने भी यहाँ पर आरोप लगाए चार्जशीट में, उसके खिलाफ अगर कोई आप एक पुख्ता सबूत नहीं ला पा रहे हैं तो हम एक तय सीमा से ज्यादा किसी को जेल में नहीं रख सकते। ये उनका मेजर ग्राउंड था। इसी आधार पर उन्होंने उनको बेल भी दी। और दूसरी बात ये भी आई कि जो वकील हैं ईडी के, वो ये कह रहे हैं कि हमें पर्याप्त जिरह का मौका ही नहीं मिला लोअर कोर्ट में। देखिए, दोनों बातें सही हैं। हमको लगता है कि एक गलती शायद लोअर कोर्ट से ये हो गई कि उन्होंने फैसला अपलोड नहीं किया। 7:56 पर आया था। हालांकि अदालती मामलों में कोई टिप्पणी करना बहुत मुश्किल काम है, मैं इससे बचता हूं। और न ही आपराधिक कोई आर्थिक मामला हो जांच विषय में, उसमें हम लोग कौन होते हैं जजमेंट देने वाले, पहली बात। दूसरी बात, लेकिन मैं हर्षवर्धन जी के एक सवाल पर एक काल्पनिक प्रश्न खड़ा करना चाहता हूं, और आप इसको गौर से सुनिए। सुप्रीम कोर्ट से उनको जब जमानत मिली थी तो बहुत सारे कंडीशन लगाए थे, जिसका जिक्र अभी किया गया कि वही 5 साल में चुनाव आता है। मैं एक काल्पनिक चीज बताता हूं कि क्या मान लीजिए कि अभी दिल्ली विधानसभा भंग करने का एक अनुशंसा जो है वो अभी केजरीवाल कोर्ट से, जेल से रहते रहते कर दे, तो ये कहा जाएगा कि ये फिर 5 साल में ही तो यहां भी विधानसभा चुनाव आते हैं। मैं एक बात कह रहा हूं, बात ये नहीं है। देखिए, मेरे हिसाब से क्या है, मैं अदालती बातों पे अभी भी नहीं टिप्पणी करूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि राजनैतिक रूप से मैं कर सकता हूं टिप्पणी। राजनैतिक रूप से अब 2 वाक्य आपको दे देता हूं, क्योंकि ये सिर्फ बेल का मामला है, ये वर्डिक्ट का मामला नहीं है, फैसले का, अंतिम फैसले का मामला नहीं है। अभी चंद्रबाबू नायडू बहुत समय नहीं हुआ जब जेल में थे, बहुत समय नहीं हुआ। आज वो देश के कुर्सी के निर्धारक हैं। एक ऐसे ही व्यक्ति जो है बिहार में, अनंत सिंह, जिसके 150 इंटरव्यू किए मीडिया वालों ने। हालांकि जब अरविंद केजरीवाल आए थे बाहर अभी मतलब शर्तिया बेल पर, तब भी बहुत सारे इंटरव्यू हुए थे जिसमें प्रधानमंत्री जी की टिप्पणी भी आई थी। और जब उनको बेल मिला था सुप्रीम कोर्ट से, उस पर माननीय गृह मंत्री जी की भी टिप्पणी आई थी। सवाल विश्वसनीयता का है, सवाल दूध का दूध पानी का है। अनफॉर्चुनेटली जो ये मापदंड जो होते जा रहे हैं कि अब कुछ भी हो, आज के डेट में कोई वॉशिंग पाउडर का नारा लगा देता है, मेरा आदमी साफ अगर मेरे पास हो तो, ये वाली चीजें जो है बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं कोई फैसला नहीं करूंगा, कैसे कर सकता हूं? जो आरोप है उस पर अदालत है, अपना वो काम करेगी अदालत चीज पे। एक बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं
कि विश्वसनीयता की बात तो निश्चित रूप से है। राजनीतिक रूप से आप देख लीजिए, मैं जैसे इस चंद्रबाबू नायडू का एक मैंने मसला दिया आपके सामने, और अभी एक छपा अजीत पवार के बारे में कुछ संघ से संबंधित या कुछ नेताओं द्वारा टिप्पणी की गई कि अजीत पवार इतना कैसे शुद्ध हो गए। तो राजनीतिक रूप से क्या होता है कि जो जांच पड़ताल और अदालती मामला है उसका राजनीति से तात्कालिक या दीर्घकालिक भी आप देखिए, उसका कोई कुर्सी का मामला तो हो सकता है, लेकिन राजनीति में ऐसे व्यक्ति को फायदा भी हो जाता है, ये आप देख लीजिए। इसका बहुत बड़ा उदाहरण है ममता बनर्जी बंगाल में, जो उनके 12 लोग जेल जाल गए, उनके खिलाफ जांच पड़ताल छापे वगैरह हुआ, लेकिन राजनीतिक रूप से वो दुरुस्त है। बिहार में देखिए, बिहार में भी आपको देखने को मिल जाएगा। ये देखिए, हम तो चंद्रबाबू नायडू की बात करना चाहते हैं कि आप अभी क्या हो रहा है। तो ये जो चीजें हैं, जो ये कुर्सीकरण हर चीज का हो गया, जो जैसे हम लोग कहते हैं ना कि अपराध का या घोटाले का या भ्रष्टाचार का भी जो राजनीतिकरण हो गया जी। और उसमें हम कोई, अभी भी मैं राइडर दे रहा हूं कि मैं कोई टिप्पणी अदालती प्रक्रिया पर नहीं कर रहा हूं, न करना चाहिए, वही तो बचा है, उसी में तो विश्वास करना ही पड़ेगा भाई। तो अब क्या कहा जाए, लेकिन दोहरे मापदंड की बात करनी पड़ेगी। इसका मतलब कतई नहीं है कि मैं फैसला ये दे रहा हूं अपनी तरफ से कि इसमें कोई घोटाले में दम ही नहीं है, मैं ये कतई नहीं कह रहा हूं। जी जी संजीव जी, अब बहुत सारी जगह जो टिप्पणियां कोर्ट की आज हमें पढ़ने को मिल रही है कि जैसे पक्षपात वाली बात एक आ रही है, दूसरा उन्होंने कुछ फिगर्स भी दे दिए कोर्ट ने कि ये आपने प्रूफ नहीं किया, कितना करोड़ कहाँ गया, अच्छा इस्तेमाल भी हुआ गोवा के चुनाव में, तो ये लेके आइए कि कहाँ और कैसे हुआ। और वो कुल मिला के उसका सार ये है कि ईडी के पास बहुत सारी चीजें कोर्ट के मुताबिक ऐसी नहीं थी ऑन पेपर जिससे कुछ सिद्ध होता हो। तो क्या ईडी बिना पर्याप्त तैयारी, अगेन जो सतीश जी कह रहे हैं कि हम यहां बैठ के नहीं बता सकते कि क्या सच है क्या झूठ है, लेकिन जैसे तैयारी की बात कहें जो कोर्ट ने ऑब्जर्व किया, क्या ईडी पर्याप्त तैयारी के बिना पहुंच गई? विपिन जी, कमाल की बात यह है यहाँ पे कि आम आदमी पार्टी को छोड़कर तमाम लोग यही बात कह रहे हैं कि अदालती प्रक्रिया में और अदालती फैसलों में कुछ टिप्पणी करने की हमारी हैसियत नहीं है और करना भी नहीं चाहते हैं। और मजे की बात यह है कि कर भी रहे हैं। यही है साफ गोई। हम सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि निचली अदालतों की प्रक्रिया पर ईडी ने ही प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। हम और आप कौन होते हैं? और तमाम यहाँ बैठे हुए लोग कह रहे हैं कि नहीं, निचली अदालतों की प्रक्रिया पर या फिर अदालती प्रक्रिया में हम कौन प्रश्न चिन्ह खड़ा करेंगे। ईडी ने जो दलीलें दी हाई कोर्ट में, वो साफ दिखाई देता है कि ईडी ये बात कह रही है कि निचली अदालतों ने पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया है। अब ये ईडी की दलील है। एक राजनेता ये बात कहे तब तो बात समझ में आती है। हम दूसरी बात ये कह रहे हैं कि यदि हमारे ऊपर कोई कार्रवाई चल रही हो, अदालती प्रक्रिया यदि कोई चल रही हो, तो यदि हमारे एगेंस्ट में यदि कोई फैसला आ जाए, तो ये बात तो दिखाई देता है कि इंडिविजुअल, हम एक व्यक्ति हैं, हमारे एगेंस्ट में ये फैसला आता हुआ दिखाई दे रहा है, निचली अदालतों के बदले ऊपरी अदालतों में जाएंगे। लेकिन एक संवैधानिक संस्थान को इतनी हलचल क्या थी कि जब तक बेल के वो जो पेपर भी अभी तक नहीं आया, आपको मिले नहीं कि किस आधार पर उनको बेल मिला है, तब तक आप चले गए हाईकोर्ट चले गए, सवाल तो उठेगा ना। और वहां जाने के बाद तमाम तरह की दलीलें वहां दी जा रही है। देखिए, मूल बात यह है कि निचली अदालतों ने यदि आज कल बेल दिया था तो उसके पीछे क्या लॉजिक था? उन्होंने क्या कहा? उन्होंने निश्चित तौर पे ये बात देखा, चूंकि पीएमएलए एक्ट जो है वो इतना आसान नहीं है कि बगैर सोचे समझे इसी तरह से उसमें बेल दे दिया जाए। जब तक न्यायाधीश को ये बात समझ में नहीं आती, उनको ऐसा नहीं लगता कि नहीं पर्याप्त साक्ष्य नहीं है, आप बेवजह लंबा खींचने का प्रयास कर रहे हैं, कहीं कोई मनी ट्रेल दिखाई नहीं दे रहा है, कहीं कोई अमाउंट नहीं बरामद होता हुआ दिखाई दे रहा है, उस परिस्थिति में उन्होंने ये फैसला सुनाया। और उस फैसले के अगेंस्ट में तमाम, केवल आम आदमी पार्टी को छोड़ करके आप मुझे बताइए कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो ये बात कहे कि नहीं ये सही था या गलत था। सारे लोग यही कह रहे हैं कि हमारी हैसियत नहीं है, लेकिन वो ये बात सही ठहराने का प्रयास कर रहे हैं कि नहीं, निचली अदालतों ने पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया और ईडी सही है। अरे ईडी के तो हम कन्विक्शन रेट और ईडी के काम करने के प्रणाली पर शुरुआती तौर से हम प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। तो संजीव जी, आप बात कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 3 हाथ उठ रहे हैं, खुराना साहब का भी, इवन सतीश जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, हर्षवर्धन जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं एक एक करके सबसे टिप्पणी क्विकली लूंगा। सतीश जी पहले आप, चूंकि आपने तुरंत ही उन्होंने बोलना शुरू किया और आपने हाथ हटा दिया था, प्लीज। देखिए, मैं तो नहीं टिप्पणी कर रहा हूं,
मैं इसलिए हाथ उठाया कि मैं कोई टिप्पणी नहीं नहीं, कर मैं रहा समझ हूं। गया, शायद आप यही मैंने कहना तो चाह रहे पूरा होंगे। मेरी बातों को कि समग्रता में आप समझिए। मैंने तो मापदंड की भी बात उठाई, मैंने जो कुर्सीकरण की भी बात उठाई, सब कुछ बोला मैंने। मैं अदालत के बारे में लोअर कोर्ट के बारे में तो सिर्फ इतना ही बोला ना कि अगर क्या कहते हैं वो ऑर्डर अपलोड ही नहीं कर पाए, तो ऑर्डर 7:56 पर ऑर्डर हुआ और अपलोड कर देते तब। और दूसरी बात एक और, ये तो बात बोल सकते हैं ना, जो बोल सकते हैं बोलेंगे। भाई हाई कोर्ट ने, ये लगता है कि मैं पक्षपाती हो रहा हूं, लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी हाई कोर्ट ने अपना फैसला नहीं सुनाया है, आप इस चीज को रखिए। ये 2-3 दिन का विलंब हो जाए, कल को अगर मान लीजिए उनको, मान लीजिए, मैं नहीं कह सकता, मान लीजिए कि कुछ उनको बेल मिल जाता है, मान लीजिए, तब हम लोग यहाँ क्या डिबेट करेंगे बताइए जी। तो इसलिए इन बातों में रहना नहीं चाहिए। Got your point, देखिए, sir. हर्षवर्धन। अदालत की बातों पे जी सर। हर्ष जी, आपने भी हाथ उठाया देखिए, था। नहीं, मैं सिर्फ इसलिए हाथ उठा रहा हूं कि देखिए, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। बड़ी स्पष्टता से हम लोगों ने अपनी बात रखी, संजीव जी तो अपनी ही बात नहीं समझ पा रहे हैं। और पहली बात तो मैं कह दूं, न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय का बाकायदा ये निर्णय है। आप टिप्पणी मतलब उनके इंटेंशन पर सवाल नहीं उठा सकते, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय हो या उच्च न्यायालय हो या निचली अदालत का निर्णय हो, उस पर बिल्कुल चर्चा कर सकते हैं। ये न्यायालय की अवमानना या उनके अधिकार क्षेत्र में दखल नहीं आता है। और अगर टिप्पणी की बात करेंगे तो सर्वाधिक टिप्पणी और अदालत के निर्णयों पर सबसे ज्यादा तमाशा बनाने का काम आज तक किसी पार्टी ने नहीं किया जितना आम आदमी पार्टी ने किया। मैं भी यही कह रहा हूं कि हमें न्यायालय के निर्णय पर यकीन करना चाहिए, चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है, चाहे दिल्ली उच्च न्यायालय का है, निचली अदालत का है। लेकिन अगर कोई न्यायाधीश ये कह रहा है कि हमें पढ़ने का समय नहीं है इतना, और दिल्ली उच्च न्यायालय उसको एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये बात हमें देखनी पड़ेगी, इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। और मैं फिर से कह रहा हूं कि आखिर क्यों ये सारी चीजें मनीष सिसोदिया को बचाने के लिए, उनको जेल से बाहर निकालने के लिए आम आदमी पार्टी या अरविंद केजरीवाल ने नहीं इस्तेमाल। ठीक है खुराना साहब, मैं आ रहा पवन जी, उसके बाद आप ही के पास आऊंगा। खुराना जी, काफी देर से बात बोलना चाह रहे हैं। विपिन जी, दो बातें हैं। एक तो मेरे छोटे भाई पवन जी ने एक बात बोली कि बेल मिलने का मतलब तो वो केस से लगभग बरी हो गए। भैया फिर तो अदालत ने काम किया, अगर बेल लीजिए और कहानी खत्म, ऐसा नहीं होता। बेल लेने का मतलब है सिर्फ और सिर्फ आप केस तो चलेगा, वो फैसला क्या होगा क्या नहीं होगा बात की बात है। लेकिन अभी जो बातें आ रही हैं, 2-3 बातें महत्वपूर्ण आ रही है कि चूंकि ईडी अपना पक्ष ढंग से नहीं रख पाई या ईडी की बातों को नीचे वाली अदालत ने नहीं माना। मैं एक बात बताना चाहता हूं आप लोगों को, आपको दर्शकों को समझना पड़ेगा। अभी कुछ दिन पहले ही, ज्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा, सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी को चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट गए और यही डॉक्यूमेंट, यही साक्ष्य पेश किए गए ईडी के द्वारा कि ये हमारे पास सबूत है अरविंद केजरीवाल के द्वारा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को कहा कि उनकी गिरफ्तारी बिल्कुल ठीक है। हुआ या नहीं हुआ, तो तब क्या कहेंगे हमारे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता? उसमें वो कुछ नहीं बोलेंगे। और दूसरी बात, इसी केस के अंदर अभी मनीष सिसोदिया का जिक्र आया, 2.25 साल हो गए सर, छोटा टाइम नहीं होता। 2.25 साल से एक बार नहीं कई बार उनकी बेल रिजेक्ट हुई है। तो इसका मतलब जो अभी तर्क दे रहे थे मेरे छोटे भाई पवन जी कि बेल मिलना या ना मिलना कारण होता है कि एक्विटल हो जाए या कन्विक्ट हो जाए, फिर तो मनीष सिसोदिया तो कन्विक्ट होने चाहिए क्योंकि उनको बेल नहीं मिल रही है। इसलिए मेरा कहना है, और हैरानी, हम लोग सिर्फ लोअर कोर्ट के फैसले पे हैरानी जता रहे हैं कि देखिए पहली बार हुआ है, इतिहास में पहली बार हुआ है कोई वेकेशन बेंच पीएमएलए के केस के अंदर बेल दे दे, वो भी रात को 8 बजे रात को। ऐसी क्या इमरजेंसी थी कि आप नेक्स्ट डे सुबह उसको वर्डिक्ट को नहीं दे सकते थे? ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए हम लोग हैरानी जता रहे हैं, हम कोई टिप्पणी नहीं कर रहे लोअर कोर्ट को। और दूसरी बात, अब ये कह रहे हैं कि ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि आप बिना अपलोड किए आप पहुंच गए। भैया कोई पहला मामला नहीं है कि कोई भी पक्ष, चाहे विपक्ष हो चाहे पक्ष के अंदर फैसला आया हो, कि इमीडिएटली फैसले के तुरंत बाद आपको हाई कोर्ट के अंदर ना गए हो, रातों रात ना गए हो। आप लोग खुद जिस दिन गिरफ्तारी हुई थी अरविंद केजरीवाल की, आप रात को हाई कोर्ट पहुंच गए थे। अभी तो गिरफ्तारी हुई थी, आपके हाथ में पेपर्स नहीं आए थे, उसके बावजूद आप कोर्ट चले गए थे। तब क्या हुआ? तब कुछ नहीं हुआ था।
इसलिए ईडी, अगर ईडी कोर्ट में गया, हाई कोर्ट में, वो उनका अधिकार था। उस अधिकार क्षेत्र को आप चैलेंज करते रहिए, जो मर्जी करते रहिए, लेकिन मेरा फिर कहना है, जी। कानून को सम्मान करना सीखिए, डबल स्टैंडर्ड मत अपनाइए। ठीक, पवन जी। देखिए, मुझे लगता है कि कई सारी बातें आई, आपने भी बात रखी, हरीश खुराना जी ने रखी। देखो, दो तीन चीजें हैं। पहली बात तो ये है कि जब पीएमएलए का कानून में भारतीय जनता पार्टी ने संशोधन किया, तो उसका मतलब ये था कि आपको बेल के समय ही जज को आप ये सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि कोई भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं है, कोई भी ऐसा सबूत नहीं है, और उसके बाद ही बेल मिल पाएगी। ये ऐसा संशोधन भारतीय जनता पार्टी ने 2018 के अंदर किया था। रही बात दूसरी, मैं किसी भी कोर्ट पे टिप्पणी नहीं कर सकता, इतनी मेरी हैसियत नहीं है, लेकिन आज आपको देखना पड़ेगा कि जब फैसला अपलोड भी नहीं हुआ तो ईडी को इतनी क्या हड़बड़ाहट थी कि तुरंत हाई कोर्ट चले गए। किस लिए गए? कि बेल को रद्द करवाने के लिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी को बाहर ना आ पाए। तो ऐसा लग रहा था कि ईडी का मकसद जांच करना नहीं था, ईडी का मकसद था कि अरविंद केजरीवाल को किसी भी तरह जेल में रखा जाए। और देखिए, जब हाई कोर्ट के अंदर जब बहस चल रही थी तो दो तीन बातें सामने आई। पहली बात तो ईडी ने ट्रायल कोर्ट के अंदर जो फैसला आया उसको लेके अपशब्द कहे, लगभग अपशब्द कहे, जो मुझे लगता है कि ऐसा जरूरी नहीं था। मैं आपको पवन जी टोक रहा हूं, मैं थोड़ा बीच में टोक रहा हूं आपको, कि अगर मान लीजिए ईडी का पहुंचना, आप कह रहे हैं बेल ऑर्डर तब तक अपलोड नहीं हुआ था, अगर उसमें कोई तकनीकी खामी होती तो क्या खुद हाई कोर्ट वापस ना भेज देता? नहीं, मैं उस पर भी आ रहा हूं। देखिए, ये उनका संवैधानिक अधिकार है, वो चाहे, कोई हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं वही कह रहा हूं कि वो तो काम ही है ना उनका, उस पर क्यों उंगली उठानी है? कि वो तो जाएंगे डेफिनेटली, वो आपके खिलाफ या अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक पुख्ता केस खड़ा कर रहे हैं, तो वो तो जाएंगे। और अगर कुछ गलत होता तो हाईकोर्ट मना करता कि आप बाद में आइएगा, पहले ऑर्डर आने दीजिए। केजरीवाल भी तो गए थे, केजरीवाल भी तो मैं उसी पे आऊंगा। जी। सारी बात आपकी आएगी। हाँ, ठीक है। कोर्ट की मजबूती आपको बताऊंगा, क्या मजबूती कोर्ट की रही है। देखिए, केस आज का नहीं है, केस को 1.5-2 साल हो गया, इतनी सारी रेड हो गई, सब कुछ हो गया, और हर बार जब कोर्ट में केस जाता है तो माननीय न्यायालय सुप्रीम कोर्ट से लेकर ट्रायल कोर्ट तक बार बार पूछा कि बताइए आपके प्रोसीजर ऑफ क्राइम कहाँ है, सबूत कहाँ है। आप जो कहते हैं कि पैसे का लेन देन हुआ, उससे सबूत तो कुछ होंगे। और हर बार ईडी कहती है कि हम सबूत खोज के ला रहे हैं, हम सबूत खोज के ला रहे हैं, ढूंढ के ला रहे हैं। तो होता क्या है कि पीएमएलए केस में अगर ईडी ये कहती है कि हम सबूत खोज रहे हैं, तो कोर्ट उसको बेल देने के लिए इंकार कर देता है। और यही रहा है, क्योंकि आज तक तो सबूत मिला नहीं। और अभी देखिए, ट्रायल कोर्ट से जमानत जो मिली, उसका जमानत का बेस क्या था? माननीय न्यायाधीश ने पूछा कि बताइए आपके पास सबूत क्या है, और सबूत दीजिए हमको। बहुत सारी बहस हो गई, 7-7.5 घंटे की बहस चली, और उसमें से लगभग 5-5.5 घंटे ईडी के वकीलों को समय दिया गया। उसके बाद कहते हैं हमको सुना नहीं गया। तो ऐसा लगता है कि ईडी सिर्फ बहाने बना रही है और सारे सबूतों को तोड़ मरोड़ के पेश करके अरविंद केजरीवाल जी को फंसाने की कोशिश कर रही है। बताए, मैं आपको उदाहरण बता रहा हूँ, जब मगुंटा रेड्डी की बात होती है, शरद रेड्डी की बात होती है, तो वो 11 बयान देते हैं। 11 बयान में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कहीं नाम नहीं लेते, उनको जेल के अंदर रहते हैं। जैसे ही उनको बेल मिलती है, वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का नाम ले लेते हैं और वो जेल से बाहर आ जाते हैं। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को 60 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद के पहुंचा देते हैं। तो तमाम सारी ऐसी बातें हैं जिससे ईडी का बायसनेस समझ में आता है। और ट्रायल कोर्ट के अंदर जज का ये कहना कि ईडी बायस्ड हमको दिखाई दे रही है और आपके पास कोई सबूत नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं भारतीय जनता पार्टी से और तमाम सारे लोगों से कहना चाहता हूं कि आप किसी भी कोर्ट की मंशा पे सवाल मत उठाइए। हमारी और आपकी इतनी हैसियत नहीं है। कोर्ट जो भी फैसला देता है उसको सबको सर्वमान्य होता है। ये हमारे देश की मान्यता है। हमारे देश में कोई भी आदमी हो, किसी के साथ कोई भी अन्याय होता है, उसका एक विश्वास होता है कि तुझे मैं सुप्रीम कोर्ट तक नहीं छोड़ूंगा। तो उसके अंदर जो विश्वास है, हमारे देश की पूरे तंत्र विश्वास है, भारतीय जनता पार्टी इसको ना तोड़े। मैं ये इसका सबसे बड़ा उदाहरण आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग तमाम सारे टीवी चैनल पर जाके ये कह रहे हैं कि कोर्ट ने फैसला जल्दबाजी में दे दिया, पढ़ नहीं सकते, क्या उस डिसीजन को 7 बजे अपलोड नहीं कर सकते थे। तो मुझे लगता है कि कोर्ट की मंशा पे सवाल नहीं उठाना चाहिए। कोर्ट ने फैसला दिया, सोच समझ के दिया, और अभी तक अरविंद केजरीवाल जी को कोई सजा नहीं हुई है, उस पे अभी बहस चल रही है। और हाई कोर्ट ने भी यही कहा, माननीय न्यायालय ने कहा कि हम पूरे सारे फैक्ट्स को देखेंगे, जांचेंगे, हमें 2-3 दिन का समय चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी को इतनी हड़बड़ाहट क्या समझ में आ रही है? और देखिए, ये पार्टी है, खुराना साहब आप ही के पास सजा नहीं हुई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष को रक्षा सौदा में घोटाले करते हुए पकड़ा गया, उसको सजा हुई। तो ऐसी पार्टी हमको ज्ञान देगी? मुझे लगता है ऐसी पार्टी से हमको ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को देश अब आप राजनीतिक पार्टियां हैं तो आपका काम है बयानबाजी। खैर, खुराना साहब देखिए, अभी पवन जी एक बात तो बड़ी अच्छी कर गए,
लेकिन अपने ऊपर लागू नहीं होती। ये जब अपने ऊपर लागू नहीं कर पाते, अभी इन्होंने अच्छी बात करी कि हमें कानून का सम्मान करना चाहिए, कानून को जो कानून कहता है उनको हम सम्मान करना चाहिए। मैं यही तो कह रहा हूं मेरे मालिक, कल रात को जब फैसला आया तो आपने कहा सत्यमेव जयते, ढोल नगाड़े बजे, अच्छी बात है। लेकिन आज जब सुबह उसी माननीय न्यायालय ने, हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया, तो आप आरोप लगा रहे हो कि ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई थी। पवन जी मैंने आपके बीच में नहीं बोला था। पवन जी मैंने आपके बीच में नहीं बोला था। मैं आपके पवन जी आपके बीच, आप स्टे लगाया भैया, आपको स्टे लगाया कि आप अभी बाहर नहीं आ सकते। दिखाइए ऑर्डर, बताइए कहां से कोई लगाया। बात पवन जी, हम बहस ना करें उस बात को। तो आज आप कह रहे हैं केजरीवाल बाहर आए थे ना, क्यों नहीं आए? यही कारण से बाहर नहीं आए ना, क्यों नहीं स्टे है? आएंगे केजरीवाल जी, बाहर आएंगे, कब तक आप सदन पर अंदर रहेंगे? बात को दूसरी तरफ मत ले जाओ ना। अभी तक पवन जी देखिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। पवन जी मैं आपके बीच में नहीं बोला, अपनी बारे में बोल लीजिएगा प्लीज। चलिए ठीक है, हो गई बात। मैं थोड़ा और मेहमानों के पास जाता हूँ। बात खत्म नहीं हुई जी कंप्लीट कर लीजिए। 5 सेकंड बोलूंगा। तो मेरा यही कहना है कि अभी तो कह रहे थे कि सत्यमेव जयते है, और जब माननीय न्यायालय ने कहा कि अब अभी हम फैसला सुनाएंगे, अभी स्टे है, तो आप कह रहे हो कि ये हाईकोर्ट ने गलत कर दिया और इस प्रकार से ही नहीं होना चाहिए था, ईडी की तानाशाही है। इसलिए मेरा कहना है, मैं बार बार बोल रहा हूं, जब अरविंद केजरीवाल की पार्टी के ऊपर बात आती है तो डबल स्टैंडर्ड आते हैं, यही मेरा कहना है। हर्ष जी, एक जो ईडी के वकील है एसवी राजू, उनके कुछ दलीलें हैं या उनके कुछ बयान हैं। ट्रायल कोर्ट का आदेश पूरी तरह से विकृत है क्योंकि ये पीएमएलए की धारा 45 के प्रावधानों के विपरीत है। ट्रायल कोर्ट ने हमारी बातें ठीक से नहीं सुनी, कोर्ट ने जवाब को ये कहते हुए नहीं देखा कि ये बहुत बड़ा है। इससे अधिक विकृत आदेश कोई हो नहीं सकता। खैर, हम यहाँ बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, अलग बात है, लेकिन एक जांच एजेंसी, मैं सिर्फ समझना चाह रहा हूं इसको, क्या कोर्ट के लिए इस तरह का एक बयान पास कर सकती है कि आपने ढंग से नहीं किया और ऐसा नहीं किया और ये विकृत है आपका आदेश? नहीं, मुझे लगता है कि चूंकि हम लोग आमतौर पे क्या है कि पहले इस तरह से बहस नहीं होती थी। पहले तो लाइव जो जजमेंट होते थे, कभी कोर्ट प्रोसीडिंग भी नहीं आती थी। अब तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी लाइव आने लगे हैं। जीरा सुनाई देती है, उसमें हम सुन लेते हैं कि उठ के चले गए, फलाना वकील नाराज हो गए, फलाना को जज ने डांट दिया। लेकिन जब भी कोई लोअर कोर्ट के डिसीजन को चैलेंज करता है तो 2-3 बेसिक प्रीमाइस लेकर जाता है, उसके बिना वो जा ही नहीं सकता। एजेंसी के जो काउंसिल हैं, एएसजी जिनकी एसवी राजू की बात हो रही है, वो अपना पक्ष रख रहे हैं कि ये जो फैसला है, ये जिस तरह से दिया गया है, इस तरह से निर्णय नहीं सुनाया। दूसरा, वो कह रहे हैं कि हमें सुना नहीं गया, हमारा पक्ष पूरा नहीं सुना गया। अब जाहिर है कि अरविंद केजरीवाल के वकील ने अपना पक्ष रखा, लेकिन जो दिल्ली हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश महोदय थे, उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि हम इस प्ली को एक्सेप्ट कर रहे हैं। यानी कहा जाता है ना कि पहला तो सबसे महत्वपूर्ण होता है कि याचिका आपकी स्वीकार हो रही है। अगर बेसिक प्रीमाइस नहीं तैयार है तो न्यायाधीश तुरंत कहते हैं कि इस याचिका को हम स्वीकार नहीं करें। बेसिक प्रीमाइस हुई, अब इसके बाद जीरा होगी। हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल के पक्ष में ही आ जाए, लेकिन आम आदमी पार्टी चूंकि पहले दिन से उसके लिए ये ज्यादा मसला पॉलिटिकल है, मैसेजिंग का मसला है। हालांकि अब दिल्ली में लोकसभा के चुनाव हो चुके, 7 की 7 सीटें वो हार गई, और जो पंजाब है वहां से भी कोई बहुत बड़ी सफलता मिली नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई इसका पॉलिटिकल इस्तेमाल बहुत कर पाएंगे। मैं ये मानता हूं कि ईडी अपनी तैयारी करेगी, अरविंद केजरीवाल अपनी तैयारी करें, लेकिन उसका पॉलिटिकल इस्तेमाल करना कि सत्यमेव जयते हो गया, बब्बर शेर बाहर निकल आया, तो बब्बर शेर तो फिर पिंजरे में रह गया, तो फिर तो ये सर्कस का शेर हो गया। मुझे लगता है कि राजनीतिक दलों को इससे बचना चाहिए। अगर घपला घोटाला है तो निश्चित तौर पर जेल जाएंगे, नहीं है तो बाहर निकल आएंगे। जो लोग फंसे होंगे, जो उसके दोषी होंगे, आरोपी जो दोषी साबित होंगे, वही जेल जाएंगे। इसका एक दूसरा पक्ष है, कौशिक साहब। अभी तो मैंने राजू साहब की बात की, इधर अभिषेक मनु सिंघवी और उनके साथ विक्रम चौधरी, वो कह रहे हैं कि अब वो ईडी पे अगेन टिप्पणी कर रहे हैं। एलिस इन वंडरलैंड की तरह ईडी का भी विकृति का अपना अर्थ है। उनके लिए इसका मतलब है त्रुटि विकृत है। जब तक ईडी के हर तर्क को शब्दशः दोहराया नहीं जाता तब तक विकृत है। मतलब कि वो कह रहे हैं कि जब तक उनकी बात नहीं सुनी जाती तब तक वो इस चीज को विकृत बोलेंगे। या फिर ईडी का ऐसा रुख है कि या तो मैं रास्ता दिखाऊंगा तो मेरा रास्ता है या फिर हाईवे है। मैंने कहा शुरुआती दौर में कि ईडी के काम करने का जो सिस्टम है, जो प्रणाली है, वो संदेह के घेरे में है। उस वजह से इस तरह की बातें हो रही हैं लगातार। मैंने कहा कि ईडी के जो जितने
केसेज हैं उसमें कन्विक्शन रेट हो, विपक्षी पार्टियों के ऊपर कितनी कार्रवाई की गई, ये तो एक संदेह बनाता ही है और इससे पैदा होता ही है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछा जाता है तो वो ओवरऑल टोटल केस के बारे में बात करते हैं, लेकिन जितने विपक्षी पार्टियों के ऊपर कार्रवाई हुई है, जितने राजनेताओं के ऊपर कार्रवाई हुई है, उसके कन्विक्शन रेट पर वो चुप्पी साध जाते हैं। दूसरी बात, क्या सचमुच में ये बात अभी सामने जो बात अभी हम लोग कर रहे हैं, क्या सचमुच में ईडी के वकील को ये बात कहने का कि ये एक विकृत डिसीजन है या एक विकृत डिसीजन के बारे में वो बात कर रहे हैं, तो ये ताकत कहाँ से आती है? हम जाते हैं निचली अदालतों के अगेंस्ट में ऊपरी अदालतों में जाते हैं, ये बात कहते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि यहाँ हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, हमारी बातों को नहीं सुना गया है, इसलिए हम आगे जा रहे हैं। लेकिन ये कहना कि नहीं ये एक विकृत डिसीजन है और ये एक सिरे भाषा, आप ओवरऑल पूरे भाषा को आप देखेंगे तो साफ दिखाई दे रहा है कि किसी वैमनस्यता से पीड़ित है ये ईडी। और इसके एक कानूनी पहलू तो है ही, एक राजनीतिक पहलू भी है। हम जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, यहाँ बैठे हुए लोग, खास करके खुराना साहब भी इस दर्द को समझते होंगे कि पिछले 2 दशकों से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली से बाहर है। तकरीबन 1 दशक से पूरे हिंदुस्तान में वो धर्म का पताका अपना फहरा के आती है और दिल्ली में ठीक नाक के नीचे जहां देश के प्रधानमंत्री रहते हो, गृह मंत्री रहते हो, तमाम लोग रहते हैं, वहां आके वो टाइफिस हो जाती है। यहाँ के इलेक्शन में 40 से ज्यादा मंत्री उतार देते हैं, 8-10 मुख्यमंत्री उतार देते हैं, लेकिन उसके बावजूद दिल्ली की जनता उनको एक सिरे से खारिज करती है। तो ये दर्द सालता है, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। तो दोनों तरीके से आप किसी राजनीतिक व्यक्ति को यदि राजनीति से यदि खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप करें, लेकिन यहाँ साफ जब दिखाई देने लगे कि आप संवैधानिक संस्थानों का बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं विपक्षी पार्टी, और केवल आज आम आदमी पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, वो तमाम लोग, अभी बात हो रही थी ईडी के बारे में बात हो रही थी, कौन नहीं जानता है यहाँ बैठे हुए लोग कि महज 8 ही महीने तो हुए थे प्रफुल्ल पटेल को एनडीए ज्वाइन किए हुए। इसी राहुल रेवेन्यू कोर्ट में 19 मार्च को क्लोजर रिपोर्ट लगा दी गई, कौन बात करेगा? एक अखबार, प्रतिष्ठित अखबार ने 25 से ज्यादा ऐसे भ्रष्टाचारियों के नाम के बारे में चर्चा की, 3 को छोड़ दीजिए, 22 के मामले में भारतीय जनता पार्टी चुप्पी है, तमाम एजेंसियां चुप्पी साध गई, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। और उसके बावजूद देश के प्रधानमंत्री यदि ये बात कहते हैं, जब भ्रष्टाचार से लड़ने की बात होती है तो वो किसी को इंगित करते हुए कहते हैं कि देश का भ्रष्टाचारी आदमी या 70,000 करोड़ भ्रष्टाचारी आदमी, तो मुझे ऐसा लगता है कि सचमुच में प्रधानमंत्री भ्रष्टाचारियों के प्रति बहुत सजग है। ये अगले दिन जेल में होगा, लेकिन 3 दिनों के बाद में वो बीजेपी में होता है और बीजेपी के साथ साथ वो उप मुख्यमंत्री होता है। तो निश्चित तौर पे ये सवाल तो उठेंगे कि आप भ्रष्टाचारियों से लड़ रहे हैं या भ्रष्टाचारियों से लड़ने के बहाने विपक्षी पार्टियों को प्रताड़ित कर रहे हैं। एक ऐसी पार्टी जो लगातार आपके नाक में दम किया है, आपके नाक के नीचे यहाँ पे दिल्ली में, आप उसे मात नहीं दे पा रहे हैं। तो ये एक राजनीतिक पहलू भी है जिसके वजह से भारतीय जनता पार्टी अपना तमाम उपक्रम कर रही है और इन संस्थानों का इस्तेमाल कर रही है। जी सतीश जी, तो देखिए ये बात है कि एक तरफ भ्रष्टाचार, दूसरी तरफ ये कि संस्थानों का बेजा इस्तेमाल, एक पार्टी ज्यादा बड़ी पावर में है, उसके हाथ में ईडी सीबीआई है तो वो दबाने का काम करती है दूसरी पार्टी में, और दूसरी तरफ ये है कि एक आरोप भ्रष्टाचार का जिसमें 2-3 नेता पहले से बंद थे और अब एक प्रदेश का या दिल्ली का मुख्यमंत्री अंदर। अब इसमें डिस्टिंक्शन करना वाकई आपके हमारे ना तो कैपेबिलिटीज में आता है, लेकिन फिर भी अब हम जब बाहर से खड़े होके इसी चीज को, इस परिदृश्य को देखते हैं तो कैसे समझे या फिर कंफ्यूज होके रह जाएं? कोई कंफ्यूज होने की चीज़ है नहीं। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि अगर यूनिवर्सल लेवल प्लेइंग स्टैंडर्ड हो तो फिर इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जांच पड़ताल हो, मुकदमा चले, आरोप लगे, जिरह हो, सब कुछ हो। जो सवाल हमने कहा, अभी हरीश खुराना जी डबल स्टैंडर्ड की बात कर रहे थे, जो सवाल उठाए गए यहाँ पर हमारे से पहले के वक्ता ने उठाए, क्या इस पर भी कुछ हरीश खुराना जी बोलेंगे? हम बोलने के लिए तैयार हैं, लेकिन क्या है ना कि जब डबल स्टैंडर्ड की बात आती है तो वहां पर मामला गंभीर है। ये राजनीति के लिए, समाज के लिए, कानून व्यवस्था के लिए, जांच पड़ताल के लिए ये अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है। इसको मानना पड़ेगा सब लोगों को। और क्या हो रहा है आप देख रहे हैं इस देश में क्या हुआ, गजब की चीज हुई कि एक जेल में बंद हेमंत सोरेन और एक जेल में उस समय बंद थे अरविंद केजरीवाल, दोनों की तस्वीरें लगाकर विपक्षी पार्टियों की रैलियां हुई। अब मुश्किल यह होता है कि भाई कौन सही कौन गलत, बड़ा मुश्किल है काम बताना, क्योंकि जो साक्षी इधर से आते हैं, जो एग्जाम्पल इधर से दिए जाते हैं, उसका उधर से काट दिया जाता है और अपने वाले को छुपा लिया जाता है। ये जो चीज हो रही है ना, ये हमारे लिए बहुत गंभीर चिंता की बात है। हम लोग क्यों किसी को क्लीन चिट देंगे, या हम जैसे एज एक न्यूट्रल आदमी हम किसी को बरी कैसे कर देंगे?
हम किसी को कैसे फंसा सकते हैं, लेकिन हम ये जरूर देखेंगे कि ये डबल स्टैंडर्ड नहीं हो। जी पवन शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं ब्रेक पे जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले क्विकली कहिएगा। और मैं भी एक सवाल पूछना चाह रहा था, आपके पीछे जो बैकड्रॉप लगा हुआ है जिसमें अरविंद केजरीवाल साहब सलाखों के पीछे दिख रहे हैं, क्या पर्पस है इसका? नहीं, ये तो बिल्कुल ये सच्चाई है कि मुख्यमंत्री केजरीवाल जी जेल में है। लेकिन देखिए, सतीश सर ने जो बात रखी वो बड़ा, उससे मैं इत्तेफाक रखता हूं। जब डबल स्टैंडर्ड की बात आती है, जिन पे प्रधानमंत्री मोदी जी, जो कि देश के बहुत बड़े शख्स हैं, हमारा बहुत छोटे आदमी है, अगर वो आरोप लगाते हैं कि अजीत पवार ने 70,000 करोड़ का घोटाला किया और चक्की पीसेगा, तो हम उसको सीरियस लेते थे। और लेके जब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेता है तो सारे केस बंद हो जाते हैं, उनके पत्नी के केस बंद हो जाते हैं। छगन भुजबल पे भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती थी, भारतीय जनता पार्टी के साथ आते हैं, सारे केस बंद हो जाते हैं, फाइल खो जाती है, ईडी कहती है फाइल खो गई। ऐसे तमाम सारी लंबी लिस्ट है, लंबी फेहरिस्त है, जिन पे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सीडी निकाली, पत्रिका निकाली, आरोप लगाए, पूरे पानी पी पी के कोसा उनको। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, सारे केस बंद कैसे हो जाते हैं? ये सवाल देश के लोग जानना चाहते हैं। जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की बात आती है, कोर्ट लगातार पूछता है, हर सुनवाई पूछता है कि आप जो आरोप लगा रहे हैं, आपके पास साक्ष्य होंगे, इतनी 550 से ज्यादा रेड हो गई, हजारों अधिकारी लगा लिए, कुछ तो सबूत मिला होगा। कुछ ट्रायल में आपका केस 2 मिनट भी नहीं ठहरेगा। ये माननीय कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है। ईडी को कहा कि आपका केस ट्रायल में 2 मिनट ठहरेगा नहीं, सबूत लेके आइए। वो सबूत कहाँ है? उसे हर बार ये कहते हैं कि हम सबूत लेके आ रहे हैं, हम सबूत लेके आ रहे हैं। इनके पास पावरफुल लोग हैं, बाहर जाके ये सबूतों के साथ छेड़खानी कर देंगे। तो मैं जानना चाहता हूँ, सबूत आए कि नहीं आए? अगर सबूत आ गए होते तो ट्रायल कोर्ट में ईडी सबूत दे चुकी होती, अरविंद केजरीवाल जी को बेल नहीं मिलती। बेल मिलने का आधार ही ये था कि कोई भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं मिला था, कोई भी एक पैसे की रिकवरी नहीं हुई थी। यही वजह रही कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को बेल मिली। और निश्चित तौर पे आज देखिए, हाई कोर्ट के अंदर भी कोई स्टे नहीं लगा हुआ है। हाई कोर्ट ने ये कहा कि हम पूरा ऑब्जर्वेशन करेंगे, पूरी फाइल्स चेक करेंगे, उसके बाद अपना डिसीजन देंगे। तो कोई स्टे नहीं है और हमें पूरा भरोसा है। आम आदमी पार्टी वो पार्टी है जो सुप्रीम कोर्ट पे, हाई कोर्ट पे, सारे कोर्ट पे भरोसा ठीक है सर, मुझे ना ब्रेक लेना होगा। और हम सबको इस न्यायिक व्यवस्था पे भरोसा है इनफैक्ट, और इसीलिए हम इतनी बातचीत कर रहे हैं। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ। ब्रेक के बाद इस पूरे मामले के जो 2-4 और मुद्दे और पहलू बच गए हैं, और वो जरूर बताइएगा मुझे, पीछे वाले पोस्टर की बात। एक छोटा सा ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होंगे। वेलकम बैक। आवाज अड्डा में बात हो रही है कि अरविंद केजरीवाल की जमानत जो कि लोअर कोर्ट से आई, फिर अब इस वक्त हाई कोर्ट में उस पर मामला विचाराधीन है। 2-3 दिन में फैसले की बात कही है, लेकिन उसके इर्द गिर्द काफी सियासत हो रही है। चलिए क्विकली चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, समय कम रहता है इस वाले हिस्से में। हर्षवर्धन जी, आप जो एक सवाल उठा रहे थे और पूछ भी रहे थे, शायद आम आदमी पार्टी की तरफ वो था, तब पवन जी आए थे या नहीं, आ चुके थे वैसे। कोर्ट ये कह रहा है इसकी भी संभावना है कि केजरीवाल के कुछ परिचित लोग किसी अपराध में शामिल हों या अपराध में शामिल किसी तीसरे व्यक्ति को जानते हों, लेकिन ईडी अपराध की आय के संबंध में उनके खिलाफ कोई जाहिर सबूत नहीं दे सकी है। अब इसको कैसे रीड करें? देखिए, बड़ा सीधा सा है ये, और विपिन जी, मैं कई बार ये कह चुका हूं, फिर से दोहराता हूं। देखिए, न तो जमानत मिलना और जेल में रहना किसी के अपराधी होने का, दोषी होने का प्रमाण है, न ही किसी मामले में किसी को अगर जमानत नहीं मिली कोई आधार बन गया। लेकिन एक और चीज होती है, जिस तरह से इस मामले में फोन गायब हुए, जिस तरह से इस मामले में फोन का पासवर्ड नहीं दिया गया, जिस तरह से इस मामले में फेस टाइम वीडियो कॉल की बात सामने आई, जिस तरह से इस मामले में के कविता, अब ठीक है अरविंद केजरीवाल की चर्चा सब कर रहे हैं उनके निर्दोष और दोषी होने पर, लेकिन जो दूसरे आरोपी हैं उनकी भी कोई बात करेगा या नहीं करेगा। और जिस तरह से गोवा के चुनाव में अब बड़ी मुश्किल ये होती है कि इस तरह के जो पैसे जाते हैं हवाला के जरिए, क्या उन पैसों को कोई रिकवर कर सकता है? इसका जवाब है नहीं। एक बड़े अधिकारी वो एजेंसी से जुड़े हुए, उन्होंने कहा कि देखिए इस मामले में कोई पैसा रिकवर होगा ये संभव ही नहीं है, क्योंकि वो पैसे कोई ऐसा थोड़ी ना है कोई अपने घर में, और कोई इतना नासमझ नेता थोड़ी ना आज के समय में होता, जब इतने शातिर नेता होते हैं कि जाने क्या क्या करते हैं वो इसको बचाने के लिए। और कोर्ट ने कहा कि इसमें जिस तरह का व्यवहार किया गया है जिससे कोई बहुत शातिर तरीके से काम कर रहा हूं। अब अरविंद केजरीवाल को किंगपिन बताया है, क्या अरविंद केजरीवाल के लिए सीधे कुछ प्रमाण मिलेगा या मनीष सिसोदिया पर गाज गिरेगी?
या दूसरे लोगों पर ही गाज गिरेगी? ये सवाल बड़ा दिखता है। और मैं फिर से कह रहा हूं, न्यायालय की प्रक्रिया में देर भले हो सकती है, दुरुस्त आएगा निर्णय, इतना मुझे पूरा भरोसा है, लेकिन इसका राजनीतिकरण करने से पार्टियों को बचना चाहिए। जी, पवन जी कुछ कहना चाह रहे थे और शायद जो हरजी ने सवाल उठाया उसी पर। जी देखिए, इसमें दो तीन तथ्य हैं, दो तीन तथ्य थोड़ा बताना भूल गए कि जिसके बयान के आधार पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को जेल में रखा हुआ है, वो आज भारतीय जनता पार्टी का सांसद है, इनके एनडीए का सांसद है, और उसी आदमी ने जेल से बाहर निकलने के एवज में 60 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड भारतीय जनता पार्टी को दिया था। तो इन सारे तथ्यों की भी जांच होनी चाहिए। लेकिन आज हम वो कह रहे हैं कि देखिए, कोर्ट भी लगातार पूछ रहा है, अगर मान लीजिए आपके ऊपर कोई आरोप लगता है, भारतीय जनता पार्टी या कोई भी आरोप लगाए, तो आप तो ये कहेंगे भाई आओ हमारे ऊपर सारा केस चला लो, सारा चेक कर लो, जांच कर लो, कुछ मिलेगा तो आगे देखिएगा। लेकिन हम भी वही कह रहे हैं कि भाई सब कुछ जांच हो गया, सब कुछ मिल गया, कुछ भी एक पैसे की भी रिकवरी नहीं हुई, तो क्या पैसे हवा में आए और हवा में उड़ गए? ऐसा तो नहीं होगा। नहीं, वो एक सवाल उठा रहे थे कि अरविंद केजरीवाल की बात सही, लेकिन आपके मनीष सिसोदिया साहब अन्य नेता वो भी हैं, तो उनका क्या? अगर सब कुछ ये नहीं है तो फिर उनको भी तुरंत बाहर आना चाहिए। बिल्कुल, देखिए जी, हमारे आम आदमी पार्टी के एक एक नेता, समय बेशक लग रहा है सब लोग बाहर आएंगे, एकदम फर्जी केस है, भारतीय जनता पार्टी की दुष्भावना से किया हुआ केस है। और आज देखिए, ट्रायल कोर्ट के अंदर अगर ईडी एक्सपोज होती है, तो भारतीय जनता पार्टी भी एक्सपोज होती है, कोई सबूत नहीं मिलता। अगर सबूत मिलता होता तो अब तक ट्रायल शुरू हो जाता। माननीय कोर्ट ने कहा था कि 8 महीने के अंदर अंदर आपको ट्रायल शुरू करना है, ट्रायल खत्म करना है, और आज देखिए 8 महीने हो गए, ट्रायल शुरू भी नहीं हुआ। तो इससे भारतीय जनता पार्टी को ईडी की मंशा समझ में आती है कि अरविंद केजरीवाल जी को किसी भी तरह से जेल में रखना इनका मकसद है, उनको फंसाना मकसद है, जांच करना मकसद तो है ही नहीं। अगर जांच करना मकसद, तो आपने भी कहा कि ईडी का अधिकार है, कोर्ट जाना है, हाई कोर्ट जाना अधिकार था, है आज अधिकार, लेकिन उसकी एक मर्यादा होती है। इतना इंतजार तो कर लेते भाई कि कम से कम कोर्ट का डिसीजन अपलोड हो जाता, माननीय कोर्ट उसका अपना फैसला सुना देता, उसके बाद अब फैसला सुन के आप कोर्ट चले जाते। इतना सबर नहीं हुआ। ये बौखलाहट और कोर्ट के अंदर जाके उस फैसले का सवाल उठाना, अब शब्द बोलना, तो मुझे लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी की जो बौखलाहट थी, वही बौखलाहट आज ईडी की दिखाई दे रही है। ऐसी संवैधानिक संस्था को राजनीतिक पार्टी के हाथ में नहीं खेलना चाहिए। आज सरकार किसी की है, कल किसी और की रहेगी। जिसकी सरकार में भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है, पार्टी ज्वाइन कर लेता है, तो सारे केस बंद कैसे हो जाते हैं? तो खुराना साहब ये कह रहे हैं कि ईडी मर्यादा का पालन नहीं कर रही और उसके पीछे आप हैं। सर, हमेशा मुझे लगता है पवन जी अभी भी चुनावी मोड के अंदर है, वही भाषणबाजी कर रहे हैं। भैया, जनता रिजेक्ट कर चुकी है आपको, 7 सीटें दिल्ली की आपको रिजेक्ट कर चुकी है। और ये जो आपने जो ड्रामा किया था ना, अरविंद केजरीवाल जेल के पीछे हैं, उनको वोट मिलना चाहिए, वो सब रिजेक्ट हो चुका है। मैं उस पर नहीं जाना चाहता। आप कह रहे हो मेरिट डिमेरिट की आप यहाँ डिस्कस कर रहे हो, और यहीं पर आप कह रहे हो कि अरविंद केजरीवाल तो निर्दोष है। भैया, आप अदालत नहीं हो, अदालत का काम अदालत को करने दो। आप जिक्र कर रहे हो, बार बार जिक्र कर रहे हो एनडीए का एमपी बन गया, एनडीए का एमपी बन गया, तो भाई समीर महिंद्रू की स्टेटमेंट, आपके गोवा के अपने एमएलए, आम आदमी पार्टी के एमएलए की स्टेटमेंट, विजय नायर इज माय बॉय, उसकी धारा 164 के तहत स्टेटमेंट, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अदालत में अभी मेरिट में चलेंगी। आप एक ही चीज को रट लगा के ये हो गया, ये पॉलिटिकल नैरेटिव सेट करने की अब जरूरत नहीं है। चुनाव निकल चुके हैं, चुनाव में जनता ने आपको रिजेक्ट कर दिया है, इसलिए मेरा कहना है। और बार बार आप जिक्र कर रहे हो, एक रात तो वेट कर लेते। मैंने तो आपको बताया, 2 बार जिक्र कर चुका हूं। आप भी तो गए थे, जिस दिन गिरफ्तारी हुई थी उसी दिन 1 घंटे में चले गए थे। वेट कर लेते, आने देते, कोर्ट के पेपर्स आने देते कि क्यों गिरफ्तार हुए। और जब आपकी बेल रिजेक्ट हुई थी, आपका रिजेक्ट हुआ था, तब भी तो आप कोर्ट गए थे, उसी वक्त कोर्ट गए थे। तो ये उनका अधिकार क्षेत्र है, अधिकार क्षेत्र में आप चुनौती देना होता। अगर गलत गए होते तो आज हाईकोर्ट ने परे मारा होता कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई आने की। इसलिए मेरा कहना है कि जब अपने ऊपर आती है तो आप कहते हो जी, आप कहते हो डबल स्टैंडर्ड है जी, हमारे साथ तो वेंडेटा पॉलिटिक्स हो रही है। और जब आपके साथ कोई ठीक हो जाता है तो सत्य में जयते होते हैं। बेल मिलना या नहीं मिलना कानून के तहत एक प्रक्रिया है। आपका फैसला अभी नहीं हुआ है कि आपको बेल मिल भी जाएगी, तब भी फैसला ये नहीं होगा कि आप अक्विट हो गए हो, आप बरी हो गए हो। बरी आप तब हो गए जब फाइनली सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि आप केस। जी, मैं यही सवाल मैं पूछना चाहता हूँ संजीव कौशिक साहब, अगर आप बता पाए कि ये मान लीजिए कि 2-3 दिन का बोला है कोर्ट ने, जो भी फैसला या तो बेल मिलेगी या नहीं मिलेगी, उसके बाद क्या पार्टीज सुप्रीम कोर्ट जाएंगी?
निश्चित तौर पे पार्टी तय करेगी कि आगे जाएगी या इसी पे फैसला हो जाएगा, ये तो बात की बात है। लेकिन मैं सिर्फ एक नहीं, बात पार्टी कहना से चाह मेरा रहा हूं। मतलब है कि दोनों पक्ष, यहाँ एक तरफ ईडी है, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी है, अरविंद केजरीवाल है। वो तो साफ दिखाई दे रहा है ना, वो तो साफ दिखाई दे रहा है कि ईडी कितनी तत्परता से चौकन्ना होकर के वो पहले समय मांगती है और उस समय के अंदर कैसे पहुंचती है हाईकोर्ट। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल है क्या? आतंकवादी हैं, उग्रवादी हैं, बहुत बड़े अपराधी हैं। वो क्या है? भाग जाएंगे यहाँ से? नीरव मोदी हैं, ललित मोदी हैं, या वैसे तमाम लोग जो भगोड़े हैं हिंदुस्तान के, जो प्रजनन जमाना है, जिनको पकड़ के लाने की जरूरत पड़े? अरे 20 दिन के लिए अभी अदालत ने उनको यदि फुर्सत दी थी कि आप जाइए लोकतंत्र में अपनी भूमिका निभाइए, अपने ही पैरों से चल के गए ना, फिर दोबारा सरेंडर किया उन्होंने। आखिर इतनी बेचैनी क्यों है? क्यों किसी एक चुने हुए प्रतिनिधि के साथ इस तरह की बेरहमी से पेश आने की जरूरत क्या है? वो भाग भी नहीं रहे हैं, समय पे आ रहे हैं, सारी कार्रवाई चल रही है। ईडी की बेचैनी और भारतीय जनता पार्टी की ऊपर से दलीलें कि नहीं ईडी सही कर रहा है, ये सब कुछ सिद्ध करता है कि ईडी के साथ साथ दोनों के बीच में जो बेचैनी है उसके कारण कुछ और है। और इसी पे प्रश्न चिन्ह लगातार हम खड़ा कर रहे हैं। हमारे प्रश्न चिन्ह का एकमात्र हमारे प्रश्न चिन्ह का एकमात्र वजह यही है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी, समय कम रह गया, पवन शर्मा क्विकली। देखिए, हरीश खुराना ने जो कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी चुनाव नहीं हारे, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी आज भी है, पहले भी थे। दिल्ली के लोगों ने प्रचंड बहुमत से उनको चुना है और दिल्ली का चुनाव होने में भी समय है। जो भारतीय जनता पार्टी का पहले नतीजा रहा है, भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था और यही इनकी हरकतें रही तो हार का सामना फिर करना पड़ेगा। वो जनता तय कर लेगी, हम यहाँ बैठ के तय नहीं कर सकते। जनता का डिसीजन था, जनता ने आम आदमी पार्टी को चुना, जनता ने भारतीय जनता पार्टी को चुना, तो इनको जनता के मैंडेट पर भरोसा होना चाहिए। और रही बात इसकी कि कौन जेल में रहेगा, कौन जेल के बाहर रहेगा, ये भारतीय जनता पार्टी बैठ के तय करती है। जब ईडी झूठ बोलती है, झूठे सबूत लेके जाती है और कोर्ट में जब सबूत नहीं कर पाती। खुराना साहब, बस क्योंकि एक ही मिनट रह गया मेरे पास। पवन जी, मैंने एक साफ बोला है, अरविंद केजरीवाल ने कहा था, खुद कहा था कि मेरे को जो वोट है वो मेरे को वोट मिलना चाहिए, मुझे वोट मिलना चाहिए। तो हमने तो कहा है अरविंद केजरीवाल की हार है, ये 7 सीटें जो हारे हैं अरविंद केजरीवाल हारे हैं। खुद कहता था कि मुझे एक एक वोट, मेरा कैंडिडेट जो आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट है वो वोट मेरे को जाएगा। इसलिए मैंने बोला आम आदमी पार्टी की हार है। 63 सीटें हारी और मोदी जी की हार ठीक नहीं थी। चलिए छोड़िए, चलिए अब हार जीत चुनाव के समय करेंगे उसको डिस्कस, लेकिन इस समय बात हो रही थी न्यायिक प्रक्रिया की। अदालत, निचली अदालत से एक फैसला आया और उसके ऊपर फिर अगली अदालत में बात गई। अभी 2-3 दिन का वक्त है, शायद हमें पता चल जाएगा कि क्या होना है क्या नहीं होना है, उसके बाद का कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। लेकिन हमने सिर्फ उसके पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस किया। अगेन एक राइडर मैं यहाँ दे देता हूँ कि जितनी भी चर्चा हम लोग कर रहे हैं यहाँ कोई टीका टिप्पणी वाली बात नहीं, जैसा हर्ष जी ने भी समझाया था कि ये कोई कोर्ट की अवमानना नहीं है कि हम कोई यहाँ पर अगर उसको डिस्कस करते हैं, उसके डिस्कशन को या पॉइंट्स को लेकर आते हैं। लेकिन समझने की बात यही थी कि इसके आसपास जितनी बातें हो रही है, एक तरफ कोर्ट का केस है और दूसरी तरफ जो है वो उसके आसपास फैली हुई सियासत है, क्योंकि ये राजनीतिक पार्टियों के बीच का मामला है। अब आगे हम सबको इंतजार रहेगा कि जब भी हाई कोर्ट का फैसला आता है वो क्या आता है और किस आधार पे आता है, क्योंकि बहुत सारे आधार गिनाए गए यहाँ पर, वकीलों की दलीलें, कोर्ट का यहाँ पर क्या कहना है, लेकिन वो आधार हम सुनना चाहेंगे कि क्या फाइनली वहां पर कहा गया। और फिर उसके आधार पर अगर होगा फिर सब मिलकर बैठेंगे, फिर बातचीत करेंगे। लेकिन फिलहाल आज के लिए समय समाप्त हो रहा है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।